So hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the new video और a very happy new year. ये वाला साल आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। तो देखो बहुत बच्चों के अलग अलग डाउट्स होते हैं ना। बहुत सारे मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ बट कई बार रिप्लाई नहीं हो पाते हैं सभी सभी को। तो सो आई थॉट के जो मेजर मेजर डाउट्स हैं वो सब सारे एक साथ इकट्ठा करके आई विल मेक ए वीडियो और इसको वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। ये सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। जनरली सभी के कॉमन डाउट ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चों के अलग अलग डाउट थे, एमसीआर का रिजल्ट कब आएगा, नॉन टेक्निकल को कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, एम्स गोरखपुर को कैसे प्रिपेयर करें, और कोचिंग टेस्ट सीरीज़, ये सब चीज़ें है ना। तो एक एक करके सारे डाउट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो एमसीआर 4 का रिज़ल्ट कब आएगा। आना तो देखो 15-20 जनवरी तक आ जाना चाहिए, बट अगेन वो एम्स है, कभी भी कुछ भी रैंडमली बता देते हैं कि भाई रैंडमली वो रिज़ल्ट अपलोड कर देंगे किसी भी दिन। किसी को नहीं पता होता, इवन जो एम्स में जॉब कर रहा होगा ना उसी को उसको भी नहीं पता होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछना कि कब रिज़ल्ट आएगा, तो ये तो मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी आ जाना चाहिए, जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है। जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक तो रिजल्ट देखने को मिल ही सकता है। देन नॉन टेक्निकल पार्ट को कैसे प्रिपेयर करें, इसको और इसको बाद में देख लेते हैं। पहले इसको देखेंगे अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेके। तो देखो यार, अपकमिंग वैकेंसीज़ में मैं सच बताऊं तो आपको अलग अलग वीडियोस देखने को मिल रही होंगी यूट्यूब पे। सभी लोग बोल रहे होंगे कि भाई हम्म, कि ये वैकेंसीज़ यहाँ पे निकलने वाली है, ये वैकेंसीज़ यहाँ पे निकलने वाली है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके जो प्रमोशन देख के आप उनके बैच भी ज्वाइन करने चाहिए। क्योंकि हम किसी को भी नहीं पता होता है एक्चुअल में, सच बताऊं तो, कि वैकेंसीज कब आएंगी। तो अभी ऑफिशियल में तो देखो एम, अगर मैं रफ आइडिया बताऊं तो एम सी आर ही हमेशा आएगा। एम सी आर ही जैसे जैसे लोग रिटायर होंगे तो हर साल वैकेंसीज आएगी और नई नई टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलती रहेगी एम्स में। जैसे इस बार एम एस सी बेस पे निकली थी आपकी रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट वाली। पिछले 2 वैकेंसीज़ में नहीं निकली थी ये वाली वैकेंसीज़। ऐसे ही एमएससी बेस पे कुछ और वैकेंसीज भी देखने को शायद मिल सकती है, ठीक है। बीएससी की तो अगेन एमएलटी की तो वही वैकेंसीज रहेगी जो हर साल निकलती है, और वही मतलब जो पिछले 2 बार से निकलती आई है, 2-3 बार से, और वही एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी होगी, ठीक है। ईएसआईसी की जो कंडीशंस है उसमें शायद देखने को मिले, शायद बच्चे कोर्ट वगैरह में गए हैं, तो अब देखते हैं वहाँ से क्या कोर्ट का रूलिंग वगैरह रहेगा, जजमेंट। तो बट बाकी यही है कि एमसीआर की तो वैकेंसीज़ निकलेगी, और इस ये वाला कैलेंडर हम देखें तो जनवरी में वैकेंसीज आ जानी चाहिए, जनवरी के लास्ट में, क्योंकि CRE 24 तो जनवरी में आया था। तो 26 आपका जनवरी में ही देखने को मिलना चाहिए। बट हो सकता है थोड़ा लेट वेट, पर आएगा ज़रूर, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप कितना प्रिपेयर है। देन दिल्ली की जो वैकेंसीज अभी सैंक्शन हुई है तो उसका रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है फरवरी मार्च में। वो वैकेंसी में एज लिमिट जो DSSB के थ्रू आएगी शायद, तो उसमें जो एज लिमिट होती है ना वो आपकी 27 होती है जनरल कैटेगरी के लिए। बट हो सकता है थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह मिले, पहले वैकेंसी नहीं आई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 28 कर देंगे या 30 जनरल कैटेगरी के लिए। देन BSF वाली वैकेंसी, BSF का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वैकेंसी आएगी भी तो उसमें 25 एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और पहले फिजिकल कंडक्ट होता है। और उसका आप सिलेबस उठा के देखोगे ना, पेपर अच्छे लेवल का पूछते हैं वो। उसमें 25 तो अनाटमी के क्वेश्चन होते हैं, देन 50 क्वेश्चन आपके MLT पार्ट से होते हैं, 25 वाला अनाटमी और बायोकेमिस्ट्री के शायद अलग से है, ठीक है। और फिर 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल में होता है जिसमें एप्टीट्यूड वगैरह आते हैं, और मैथ के क्वेश्चन भी अच्छे खासे होते हैं। तो अगर आपका मैथ वीक है ना, तो कोई भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करो या कुछ भी करो, मैथ को पढ़ना ही स्टार्ट करो। क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी और जब पेपर आ जाएगा, पेपर के 2 हफ्ते बचेंगे, तब आप पढ़ने बैठोगे तो मैथ इतने ईजिली नहीं हो पाता है। देन उसके बाद रेलवे की तो वैकेंसीज उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, जुलाई में ही आएगी, ठीक है। तो जुलाई में वैकेंसी आएगी, और पैरामेडिकल लिखा है उसमें। अब ये पता नहीं है कि भाई पैरामेडिकल में लैब सुपरिटेंडेंट वाली और लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी आएगी या नहीं। लैब सुपरिटेंडेंट में BSc मांगते हैं, और एज लिमिट भी अच्छी खासी होती है, आई थिंक 35 होती है शायद। लैब असिस्टेंट में भी DMLT मांगते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस। दोनों वैकेंसीज आप भर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा वाले लैब असिस्टेंट और
बीएससी वाले लैब सुपरिटेंडेंट। वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ा हाई होता है, 80 के अराउंड, 75 to 80, है ना। देन हरियाणा में लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा में आएगी आएगी, बट हरियाणा में कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। आएगी तो फिर सभी को पता चलेगा। फिर यूपी में तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें दंत चिकित्सक दुनिया भर की वैकेंसी दे रखी है उन्होंने, कि दंत चिकित्सक और फलाना चिकित्सक, लेकिन उन्होंने लैब टेक्नीशियन का कहीं भी जो है वो मेंशन नहीं कर रखा। और इवन आती भी है तो शायद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकलती है, और यूपी वाले जो यूपी से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन होगा जिसका, वही बच्चा इसमें फॉर्म फिल कर पाएगा। तो पता नहीं क्या ही सिस्टम दे रखा है इन्होंने एमएलटी में। और एमएलटी का सबसे बड़ा ये है कि कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। अभी नर्सिंग वगैरह का कुछ हो जाए तो सब कोड पहुंच जाएंगे, बट एमएलटी में हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। कोचिंग वाले भी बस बैच बेचने में अपने लगे हुए हैं, ये नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत बच्चों की हेल्प कराए। देन कोचिंग और टेस्ट सीरीज़। देखो कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ का मुझे जनरली नहीं लगता कि भाई इसमें कोचिंग की ज़रूरत है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही वीक है, आपने कॉलेज लेवल पे कहीं भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप यू कैन गो फॉर एनी कोचिंग जो 1000 से 1500 का हो। लेकिन 3-3 हज़ार रुपये में बैचेस जो बेच रहे हैं ना लोग, 3-4 हज़ार रुपये के, भाई क्या आप ऐसा पढ़ा दोगे कि जो आपने बैच ही 3-4 हज़ार रुपये के कर रखे हैं? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा होता है। आजकल 10,000 में आईएएस की कोचिंग हो जाती है ऑनलाइन, है ना। उसमें फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह, टेस्ट सीरीज़ का तो आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, कर लो। बट यार टेस्ट सीरीज़ का ये भी तो देखो ना कि ये कुछ ऐसा तो है ही नहीं है एग्ज़ाम की भाई वहीं से क्वेश्चन छप जाएगा, या फिर ये कोई, या फिर ये मैथ या रीजनिंग का है कि भाई टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन कितने कम टाइम में सोल्व कर पा रहे हैं, है ना। ये तो रटने वाली चीज़ें हैं, कोई समझने वाली चीज़ें हैं। इतना सारा सिलेबस है, कोई कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के वो लोग पूछ लेंगे। तो इससे तो बेटर है कि जहाँ अलग अलग जो क्विज चल रहे होते हैं उनको ज्वाइन करो अलग अलग ग्रुप में, या फिर जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको सोल्व करो, है ना। देन किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, तैयारी कैसे करें, और नॉन टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करें, है ना। तो और नोट मेकिंग रिवीजन, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि एमएलटी एग्ज़ाम्स में सिलेबस नहीं होता है, सिंपल उन्होंने दे दिया होता है एमएलटी। और अगर सिलेबस भी देंगे ना, वो अगर सिलेबस भी देंगे, जैसे रेलवे वगैरह में सिलेबस देखने को मिल सकता है, फिर भी वो लोग कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चांसेस होते हैं कि हर एग्ज़ाम में अनाटमी के क्वेश्चंस कम हो। बीएसएफ वाले में अगर सिलेबस अलग से पूछा है कि भाई इतने क्वेश्चन अनाटमी से आएंगे, अनाटमी फिजियोलॉजी से, तो उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक थोड़ा बाकी एग्ज़ाम्स में ये है थोड़ा रिलैक्सेशन है कि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और क्लिनिकल पार्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक खुद का एक सिलेबस पकड़ो। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? अलाइड हेल्थ केयर वालों ने जो सिलेबस दे रखा है, मैंने कई बार बताया, उसी सिलेबस को उठा लो, है ना। और उस सिलेबस के पार्ट्स को डिवाइड कर लो। जो फॉर एग्जांपल 3 साल का उन्होंने दे रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। इन 3 साल में ये सिलेबस होगा, तो तीनों में ही बायोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तीनों में ही माइक्रो। तो उन सब का सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लेके एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, या फिर उसी में रहने दो, प्रिंट आउट निकलवा लो जैसे भी। देन फिर अलग अलग पीवाईक्यूज़ आप देखो, सारे पीवाईक्यूज़ दे रखे हैं इस 20 साल के। अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले जैसे AMCRE 24 हुआ था, देन उसके बाद रेलवे के 2 एग्ज़ाम हुए थे, DSSB के 2 एग्ज़ाम हुए थे, CCRS, CCRAS, फिर AMCRE 25 हुआ था, देन अभी AMCRE 4 हुआ है, और BSF वगैरह के भी, और पहले भी कुछ जो PYQs हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के वो अपलोड कर रखे हैं, राजस्थान NHM वगैरह के। तो वहाँ से ना आपको एक, जब आप बार बार उनको पढ़ोगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि भाई इस वाले जो माइक्रो है, माइक्रो में आपको पता चलेगा कि भाई बायोकेमिकल टेस्ट इम्पोर्टेंट है, देन उसमें कल्चर मीडिया इम्पोर्टेंट है, कल्चर मीडिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन स्टेनिंग वगैरह प्रोसीजर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह कितने % में होता है किसी स्टेन में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि भाई हर सब्जेक्ट के कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आप सिलेबस अपना फिर से उठाओ, वो NACH वाला, ठीक है, उस सिलेबस को फिर से उठाओ। तो जो जो क्वेश्चन आप अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो चैप्टर वाइज, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कहाँ पे गया वो सिलेबस। हाँ, ये रहा वो सिलेबस, ये रहा। इसमें वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी जैसे मैंने ओपन कर रखा है। तो आपको जैसे देखने को मिलेगा कि भाई किसी भी पेपर में उन्होंने पूछ रखा है, हाँ, वायरोलॉजी, सीरोलॉजी, जैसे हेपेटाइटिस वायरस के बारे में उन्होंने पूछ रखा है ना। तो इस वाले पोर्शन को आप हाईलाइट कर लो, जैसे, हाँ, तो ये मैंने हेपेटाइटिस हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं आगे देखूँगा यहाँ पे, हाँ, इम्यून सिस्टम हो गया आपका ये। अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई इस बार ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाली चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी। पाथवेज वगैरह यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये मैंने चीज़ हाईलाइट कर दी, है ना। तो और जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये वाला ही क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो ये चीज़ मैंने हाईलाइट कर दी, है ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि भाई कुछ कुछ यूनिट आप हाईलाइट कर लोगे, कुछ कुछ चैप्टर्स में से कुछ कुछ टॉपिक्स आप हाईलाइट कर लोगे। तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स, कि भाई आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सको। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट के लिए कर लो, है ना। कहाँ गया, तो ये एक सिंपल मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को करो। देन नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात बताऊं, नॉन टेक्निकल आपको कैसे पढ़ना है, नॉन टेक्निकल आपको कैसे पढ़ना है। नॉन टेक्निकल के लिए अगेन, नॉन टेक्निकल का भी आप ऐसे करो, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एम्स की आ रही है, एम्स गोरखपुर वाला वो है, तो उसमें क्या करो आप कि भाई जो भी उसके पेपर हैं, एमसीआरई वाले पेपर है, वो देख लो उसमें किस टाइप के नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का पेपर उठाओ और उसमें देखो कि भाई कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल रेलवे में जैसे 30 नंबर का आता है नॉन टेक्निकल पार्ट से, तो ये जैसे आपने पेपर उठाया, ये रेलवे वाला पेपर है, सुपरिटेंडेंट वाला पेपर है शायद, तो ये आपने देख लिया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन है। कनेक्टिव टिश्यू, है ना, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, यानी कि 10 नंबर की इसमें साइंस पूछी जाती है, तो साइंस से कैसे कैसे क्वेश्चन हो गए। जीएस से अलाई दरवाज़ा, है ना, आर्टिकल वगैरह पूछ लिया। फिर मैथ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिक्स दे रखा है ना इसमें, मैथ से ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्वेशन वगैरह के हो गए। और ये आपका हो गया, हाँ, ये रीजनिंग वाला हो गया कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चला इतने किलोमीटर, फिर ऐसे मुड़ गया ऐसे मुड़ गया, ये वाले टॉपिक्स आप लिख लोगे। और ये कुछ हो गए। देन थोड़े बहुत यहाँ पे मैथ में आपको वॉल्यूम वगैरह के मैंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देन आप एक खुद का सिलेबस बना लो, आप ये टॉपिक लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने एमसीआरई में भी शेयर किया था कि आप खुद का एक सिलेबस बना लो कि भाई ये टॉपिक तो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो ये तो मुझे पता ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से एरर डिटेक्शन हो गया, स्पेलिंग हो गया, कि भाई ये वाले टॉपिक तो मैं पढ़ के ही जाऊँगा, बाकी चीज़ें बाद की है। और इतने में ही नॉन टेक्निकल हो जाता है, सच बताऊँ तो ये हो गया आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एम्स गोरखपुर की भी सेम ही स्ट्रेटेजी, आपको सेम ही वे में प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन बात करूँ अगर मैं कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ की, तो कोचिंग का देखो, मुझे मैंने बताया था शायद अभी कि कोचिंग का तो देखो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये वाले जो कोचिंग दे रहे हैं, उनसे तो बेटर है कि आप खुद ही प्रिपेयर करो। और अगर आपको कोचिंग कहीं लेनी भी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टाइमली डाउट सोल्व हो वहाँ पे, है ना। ऐसा ना हो कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर आपको सुन ही नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है, आपके डाउट्स ही सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। मैं आपके फ्री में यहाँ पे डाउट सोल्व कर रहा हूँ, आपने तो वहाँ पे पैसा दिया है ना, तो भाई आपके यू हैव टू मेक श्योर कि आप कितनी भी बार डाउट्स पूछें और आपके डाउट्स टाइमली सोल्व हो। अगर डेली बेसिस पे वो डाउट आपके सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि भाई आप जूम सेशन वगैरह अगर कंडक्ट कराते हैं तो टाइमली, जहाँ पे हम अपने डाउट्स वगैरह सोल्व पूछ पाए, तो वो ज़्यादा बेटर है कोचिंग, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा तो डाउट्स ही होते हैं ना, कि भाई आपके डाउट्स भी टाइमली सोल्व हो।
देन वाईपीटी और हाउ टू मैनेज विद जॉब। देखो, वाईपीटी ऐप की मैं बात बताता हूँ। वाईपीटी ऐप एक ऐसा ऐप है, मतलब ये एक फॉरेस्ट ऐप भी होता है कि वाईपीटी। वाईपीटी ऐप में जैसे आप पढ़ने बैठ गए, फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, 5 PM है, आप पढ़ने बैठ गए, ठीक है। आप उस वाईपीटी ऐप को फ़ोन में ऑन कर दोगे। जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें ना टाइमर चलता रहता है, और एक ग्रुप बना रखा है मैंने, उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि वो वाले भैया भी पढ़ रहे हैं, वो वाली दीदी भी पढ़ रही हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको पढ़ते मिलेंगे। जब आप उनको देखोगे ना कि वो भी पढ़ रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि मैं भी पढ़ने बैठूँ, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। और तो ये सारी चीज़ें हैं वाईपीटी की हेल्प से। और वो कहीं ना कहीं आपके टाइम को कैलकुलेट करता है कि आप इस दिन में इतनी पढ़ाई आपने की है, इस हफ्ते में इतनी घंटे आप पढ़े हो, इस महीने में इतने घंटे आप पढ़े हो। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही मतलब करता रहता है, ठीक है। और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि सबका अलग अलग रूटीन होता है। अब बात करते हैं जॉब के साथ आप कैसे प्रिपेयर करें। देखो, जॉब के साथ प्रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप जल्दी जल्दी जॉब के लिए जाते हो, देन वहाँ से थक कर आप घर आते हो, सो जाते हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 50-60% जो MLT में है ना, वो सारे बच्चे जॉब वाले ही हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब के साथ ही क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी होती है ना हमारी कि भाई हम एक दिन में कितना ही पढ़ लेंगे। अगर आप फुल टाइम भी प्रिपेयर करो, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे, है ना। तो उसी चीज़ को आप मैक्सिमाइज़ करो। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करो, है ना। थोड़ा बहुत वहाँ से टाइम निकालो, जॉब में अगर टाइम निकल पाता है तो वहाँ से निकालो। और आप तो अगर MLT की जॉब कर रहे हो, उसी के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे पढ़ोगे भी ना, तो कोई आपसे मना थोड़ी ना कर देगा, क्योंकि आप MLT का ही तो पढ़ रहे हो। कोई आपसे ये थोड़ी ना कर देगा भाई किताब बंद कर, पहले अपना जॉब वाला काम कर। तो फ्री टाइम है, अगर आप फ्री बैठे हो तो कोई मना नहीं करेगा, वहाँ पे पढ़ो, टाइम निकाल कर पढ़ो। सुबह 2 घंटे पढ़ लो, रात को आके 2 घंटे पढ़ लो, और 4 से 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट। देन किसी ने पूछा था जनरल कैटेगरी का एज का इशू है ना, ऐसा कुछ डाउट था। और देन ये तो मैंने बता दिया। RTI का पूछा था किसी ने कि आपने आज जो RTI फाइल करी है उसका क्या रहा। एंड देन किसी का एक डाउट था, एक बच्ची का डाउट था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार, एक मतलब एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो ये तीनों डाउट्स हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहला जो डाउट था कि एज का इशू है जनरल कैटेगरी में। तो देखो, जनरल कैटेगरी में तो एज का इशू है ही, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कई बार बच्चे सोकर जब उठते हैं, जब एज एज निकल जाती है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल खुद के भी लागू करूँगा कि एज का इशू तो है ही, है ना। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, अभी कुछ कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अगर आपको MLT में ही जाना है तो कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम्स तो हैं जो भाई जिसमें 2-2 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और उसमें 30-35 तक एज लिमिट होती है। तो आप वो वाले एग्ज़ाम्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्स में 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, एम्स वगैरह में भी। तो आप उनके लिए एलिजिबल होने का ट्राई कीजिए, आप जॉब कीजिए किसी अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में, रिसर्च वगैरह में, एज ए लैब टेक्नीशियन। फिर जब भी आप एलिजिबल हो जाए, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, तो वैकेंसीज तो निकलती ही रहेगी। फॉर्म फिल कीजिए, तब तक प्रिपेयर कीजिए अगर आपको एम्स में ही जाना है। बाकी रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ भी मौका मिले उसको अपना आखिरी चांस मान के अपना 100% दो, है ना। फिर ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्म कब वैकेंसी आएगी, बस जब वैकेंसी आएगी जब पढ़ने बैठ रहे हैं उठ के, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्योंकि अगर आपके साथ एज का इशू है ना, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ओवर एज हो गए हैं, तो जब जहाँ भी एलिजिबल हो, कम से कम उन एग्ज़ाम्स को तो 100% दो ना, क्योंकि आपके पास तो वही चांस है। क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो सारे फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वो तो मतलब बराबर फिल कर रहे हैं फॉर्म, और फिर एग्ज़ाम भी देंगे, तो उनके लिए तो अच्छे चांसेस हैं, मौके हैं हर एग्ज़ाम में। लेकिन आपके लिए तो कम है ना। तो सबसे पहले तो एलिजिबल होने की कोशिश करो हर एग्ज़ाम में। अगर एलिजिबल कैसे हो सकते हो, जॉब वगैरह करो, एक्सपीरियंस लो और एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। और जहाँ पे आप एलिजिबल हो कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में, उसमें अपना 100% दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई में अगर रेलवे की वैकेंसी आएगी, यू हैव टू मेक श्योर कि एक वैकेंसी आपकी होगी, ठीक है। फिर ये मैटर नहीं है 2 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, भाई जितनी भी है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा।
क्योंकि बाकी जो लोग हैं ना वो इधर उधर दुनिया भर के सारे एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल कर रहे हैं और सभी की तैयारी कर रहे हैं। आपको बस एक ही सिंगल एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। और बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम्स में भी जाना है ना, जैसे एसएससी वगैरह होते हैं, बट वो आपका खुद का पर्सनल डिसीज़न है। देन किसी ने पूछा था आरटीआई का। तो देखो, जो मैंने आरटीआई फाइल की थी ना, वहाँ से कुछ कुछ हॉस्पिटल से रिप्लाई आने लगे हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फ़ाइल करी थी, उन्होंने फिर जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं ना उन सभी में उन्होंने सेंड कर दिए, पीजीआई एसआईसी वगैरह हर जगह। अब वहाँ से कुछ कुछ रिप्लाईज आने लगे हैं किसी हॉस्पिटल से, बट रिप्लाई ओवरऑल सेम ही है कि भाई ये हमारे पास इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। थोड़ा मैंने जो आरटीआई पूछी थी उसमें तो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। क्या किया था मैंने उनसे, मैंने वाहे करके पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। बल्कि आरटीआई में क्या होता है ना, कोई उनके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो बस वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कितने फॉर्म भरे गए, है ना, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने बच्चे अपीयर हुए, ये सारी चीज़ें अगर डेटा उनके पास है तो वो अब बता सकते हैं। लेकिन अब उनसे ये चीज़ पूछोगे कि भाई इस पॉलिसी में ऐसा क्यों है, इस ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो उस पर आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो वही मैंने गलती कर दी थी। बट बाकी अभी कुछ जगह से रिप्लाई आना बाकी है, तभी मैं री अपील लगाऊंगा कि भाई हर जगह से रिप्लाई आ जाए। तो वो मैं आपको बता ही दूंगा ग्रुप में क्या है ना। अब करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई एक बच्ची ने पूछा था कि मैंने CRE 24 भी दिया, वो भी क्वालिफाई किया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। CRE 25 भी दिया, उसमें भी क्वालिफाई किया, रैंक अच्छी नहीं आई। पीजीआई में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो सबसे पहले आप अपने जो है जितने भी आप पेपर देकर आए हो अभी तक, सारे क्वेश्चंस को लिखो। अब मतलब कहीं भी आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी भी ग्रुप में क्वेश्चन पेपर। देन सारे क्वेश्चंस को एक बार ये लिखो कि भैया वो क्वेश्चन आपका ठीक है तो सही है, अगर क्वेश्चन आपका गलत है तो वो गलत क्यों है। कहीं नॉलेज की कमी थी, जल्दबाजी में गलत हो गया यानी कि सिली मिस्टेक्स आपने कर दी है, या आपके नोट्स में वो कमी थी, आपके नोट्स में वो चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें आप लिखो। नॉन टेक्निकल में मार्क्स कम है तो क्यों कम है, कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे कमी रह गई। जब तक आप खुद की गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे ना, खुद की मिस्टेक्स को, तब तक आप इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाओगे, है ना। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो और उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, तो कैसे ही आप इम्प्रूवमेंट कर पाओगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, है ना। तो ये चीज़ करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। इस सबसे पहले इस चीज़ को करो। इवन मैं तो बोलता हूँ हर एग्ज़ाम के बाद जो भी आप पेपर आके देकर आते हैं उसके बाद सो मत जाओ, उठो और उस पेपर को एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलती कर दी है और आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं, ठीक है, बाकी लोगों के मार्क्स ज़्यादा क्यों आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई कई बार आपका लक फैक्टर होता है कि 5 मार्क्स या 2 मार्क्स 3 मार्क्स से आपका नहीं हुआ, है ना। और अगर आपके 5 2 3 मार्क्स ज़्यादा होते तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता था, ठीक है। तो वो चीज़ एक अलग बात है। कई बार किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं 8 8 10 10 घंटे पढ़ के, बट मेरी किस्मत में नहीं थे तो मेरा नहीं हुआ। मेरे कुछ दोस्तों का हो गया, है ना। और उन्होंने 7 8 घंटे पढ़ाई की, उनका जब भी हो गया। तो कई बार किस्मत होती है ना। तो उस चीज़ को, किस्मत वाले फैक्टर को भूल ही जाओ। लेकिन अगर आपका 10 15 मार्क्स से रह रहा है ना, तो उस चीज़ में फिर बहाने मत बनाओ कि मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। भाई आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 10 15 मार्क्स से रहे हैं। अगर आप 5 या 2 मार्क्स से रहते तो उसमें आप बोल भी सकते थे कि मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। 10 15 मार्क्स में आप कहीं ना कहीं नॉलेज में गैप है, आपके नोट्स में कमी है, आपने चीज़ों को एनालाइज नहीं किया है, या फिर पेपर के 2 हफ्ते पहले आप सोकर उठे हैं, पढ़ने बैठ गए हैं, ठीक है। जो कि नहीं चलता है किसी भी एग्ज़ाम में। 6 महीने पहले एटलीस्ट पढ़ाई करनी होती है, 6 महीने पहले से, ठीक है। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने तो एमएससी कर रखा है, मेरा तब भी नहीं हुआ है, लेकिन उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है और फ्रेशर है वो। उस बच्चे ने पिछले 2 साल डिप्लोमा में कितनी मेहनत करी होगी वो आपको पता है? नहीं पता है ना। तो हमें बस ये दिखता है कि वो डिप्लोमा है, 2 साल में के कोर्स के बाद ही तुरंत उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। वो बच्चे कॉलेज से ही प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है। आपका कंपटीशन जो एलाइट कॉलेज है ना, एम्स पीजीआई, वहाँ के जो एमएलटी पास आउट है उन बच्चों से आपका कंपटीशन है ना। क्योंकि आप हम तो बहुत आधे बच्चे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़े होते हैं ना, जहाँ पे बुक्स के नाम टीचर को भी नहीं पता होता है, बुक्स के नाम, है ना। तो अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो बस यही था। और बाकी सारे डाउट्स हो गए ना आपके, नोट मेकिंग वगैरह, रिवीजन, ये सारी चीज़ें। तो नोट मेकिंग का भी मैंने बता दूँ, चलो एक बार और बता दूँ।
नोट मेकिंग हमेशा ऐसे उन्हीं की करनी है जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगते हैं कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की नोट मेकिंग करूँ। ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ी और बुक की बुक दोबारा एक बुक छाप दिया आपने, है ना। एक एक सब्जेक्ट के आपने 20-30 पेज के नोट्स बना लिए हैं। उतने ही नोट्स बनाना जो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक सिंगल पेज का नोट जो आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ कि भाई ये चीज़ मैं लिखूंगा, ये चीज़ मैं लास्ट में भूल सकता हूँ, बस ये चीज़ मैं लिखूंगा, ठीक है। बाकी पहले भी कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर रखी हैं, और बाकी किसी का डाउट रह गया हो तो पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप में। तो बस यही है, अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।